हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 9। इसी चैप्टर की एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 9 का सेकेंड पार्ट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब कथक नृत्य के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कथकली वैसे तो केरल का नृत्य है, लेकिन यह नृत्य शैली न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत के भी बहुत से हिस्सों से जुड़ी हुई है। पिछली वीडियो में हमने राजपूतों और उनकी शूरवीरता के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था किस तरह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं निभाई जा रही थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नृत्य के विषय में, यानी डांस जिसे आप कहते हो। और कथक का जो नृत्य है, कथक डांस जो है, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस। आपने बहुत बार सुना भी होगा। कथक शब्द यानी कथा, कथा से ये शब्द निकलता है। इसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए प्रयोग होता है। कथक जो है वो मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। और कथक में होता क्या है, अगर आपने कथक कभी टीवी पर या अपने स्कूल में देखा होगा, तो उसमें जो डांसर्स होते हैं वो अपने हाव भाव को संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। और 15th और 16th सेंचुरी की बात करें, जिस समय भक्ति आंदोलन बहुत ज़ोरों से था, तो उस समय कथक के माध्यम से बहुत सी नृत्य शैलियों का प्रचार किया जाता था। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान और लोक नाट्य जो थे, जिन्हें रासलीला का नाम दिया जाता था, वो भी कथक कलाकार जो थे वो अपने मूल हाव भाव के साथ उसे प्रस्तुत किया करते थे। अब मुग़ल बादशाहों की बात करें तो मुग़ल शासन काल में क्या होता था कि उनके राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसी समय की बात है जब ये जो नृत्य शैली है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई। कथक जो डांस है मुग़ल बादशाहों के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। और आगे चलकर ये दो परंपराओं, अर्थात दो जो घराने हैं, कौन कौन से, राजस्थान और लखनऊ, इन दोनों ही जगह पर ये बहुत ज़्यादा फला फूला, यानी बहुत ज़्यादा और लोगों के बीच जो था फेमस हो गया। अब अवध के जो अंतिम नवाब थे, अवध एक जगह का नाम है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा। अवध के जो अंतिम यानी लास्ट जो वहाँ के रूलर थे, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। उनके संरक्षण में यह एक प्रमुख जो मेन डांस बन गया था, क्योंकि उनको खुद को भी बहुत पसंद था। उन्होंने अपने राज दरबार में कथक नृत्य शैली को बहुत ज़्यादा प्रचार किया उसका। 1850 से लेकर 1875 यानी 1850 से 1875 के दौरान ये जो नृत्य शैली है, ये इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, यानी कि लखनऊ और राजस्थान में ही नहीं, बल्कि बहुत से क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी इलाकों में इसे अपनाया जाने लगा। यानी ये जो कथक नृत्य शैली है, इसको धीरे धीरे सारे भारत में अपनाया जाने लगा और पसंद करने लगे लोग इसे। अब इस नृत्य शैली में मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, ये नृत्य शैली जो है इसमें वेशभूषा का बहुत अहम भूमिका रहती है। साथ ही साथ अपने हाव भाव से जो डांसर्स होते हैं वो अपनी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। अब ये जो कथक डांस है, ये 19th और 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश प्रशासक थे उस समय, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उनके नापसंद होते हुए भी खास चीज़ ये है कि ये डांस लोगों में इतना ज़्यादा लोकप्रिय था कि उनके नापसंद होने के बावजूद भी इस डांस ने अपने आप को फिर भी जीवित रखा। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद इसे हमारे देश में 6 शास्त्रीय रूपों की मान्यता भी मिली है। इसके अलावा आपकी बुक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि आपको 6 डांसेस के बारे में दिया गया है। और ये जो 6 डांसेस हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के डांसेस हैं। आपको याद होना चाहिए कौन सी स्टेट का कौन सा डांस फेमस है। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिशी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुर का मणिपुरी। ये जो डांसेस हैं ये बहुत ही फेमस भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, और आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है तो उनकी स्टेट्स और उनके डांसेस। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको
हमेशा ये लाइफ में काम आने वाले हैं, तो याद रखिएगा कौन सा डांस कौन सी स्टेट का है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। जैसा कि टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लघु चित्रों के बारे में, कि किस तरह लघु चित्रों की परंपरा चली आई। लघु चित्र यानी लघु मीन्स छोटा और चित्र तो आप जानते ही हैं, पिक्चर्स। तो लघु चित्र क्या होते हैं? जो छोटे आकार के चित्र होते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये लघु चित्र आप भी बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो लघु चित्र हैं ये आमतौर पर वाटर कलर्स से बनाए जाते थे, या तो कपड़ों पर या कागज़ पर, जैसे आप भी बनाते होंगे वाटर कलर्स से। ठीक उसी तरह से पुराने समय में क्या था कि वाटर कलर्स से या तो कपड़ों पर, कागज़ पर छोटे छोटे चित्र बनाया करते थे लोग, और तालपात्रों या लकड़ी की तख्तियों पर भी बनाया करते थे। ये जो चित्र थे ये इतने ज़्यादा सुंदर थे कि पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों ने इन्हें प्रयोग किया। बहुत उनको ये अपील किए, बहुत सुंदर उनको लगे, तो जैन ग्रंथों ने भी इन्हें अपना लिया। अब मुग़ल बादशाह जो थे, बादशाह अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां, इन लोगों को भी ये चित्र इतने ज़्यादा मन को भाए कि इन्होंने भी इन चित्रकारों का संरक्षण किया, यानी उनको अपने पास रखा। और अपने पास रखते रखते उन्होंने काव्यों की पांडुलिपियों में भी इन्हीं के चित्रों को प्रयोग किया। अब ये जो पांडुलिपियाँ थी, इनमें जो चित्रों का प्रयोग किया गया था वो बहुत ही चटक रंग, यानी बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया था इनमें। अब उस समय जो चित्र बनाए करते थे लोग, वो सब चित्र किस चीज़ के थे? वो चित्र दर्शाते थे या तो किसी राजा महाराजाओं की लड़ाई के बारे में, या शिकार के बारे में, या उस समय सामाजिक जीवन के बारे में वो दृश्य दिखाया करते थे। और उस समय ये जो चित्र का प्रचलन था वो इतना ज़्यादा फेमस था कि लोग एक दूसरे को उपहार में भी चित्र भेंट किया करते थे। तो चित्रों का जो आदान प्रदान था वो बहुत ज़्यादा होता था। और जो बहुत ही सुंदर चित्र होते थे, जिन्हें हम मास्टरपीसेस कहते हैं, वो बादशाह लोग जो होते थे, जो शासक होते थे उस समय, वो अपने राज दरबारों में रखते थे ताकि बहुत सालों तक वो चित्र जो है वो संभाले जा सके और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उन्हें देख सके। आज भी अगर आप जाएं तो म्यूजियम्स में आपको यही चित्र देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जब हमने मुग़ल साम्राज्य का पतन के बारे में पढ़ा था, और साथ ही देखा था कि जिस तरह मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो नए नए क्षेत्र जो थे, नए नए राज्य जो थे वो उभरने लगे। अब ऐसा जब हुआ तो ये जो चित्रकार थे ये मुग़ल दरबार को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाने लगे। तो जब दक्षिण के क्षेत्रों में ये पहुँचे, राजस्थान के राजपूती दरबारों में जब ये पहुँचे, तो इन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इनकी जो चित्र की कला थी वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती थी। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपनी चित्र का प्रदर्शन किया और लोगों को बहुत पसंद आने लगा। साथ ही साथ इन्होंने मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे जो क्षेत्र थे वहाँ पर अपनी चित्रकला से पौराणिक कथाओं और काव्यों को भी प्रदर्शित किया। धीरे धीरे जैसे जैसे ये चित्रकला फैलती जा रही थी, तो वैसे ही आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द के इलाकों को भी इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 17वीं सेंचुरी में ये जो क्षेत्र हैं, ये चित्रकला के एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ, जिसे बसोली शैली कहा जाता था। आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बसोली शैली का काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बसोली शैली जो थी वो लघु चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस थी। उसके अलावा यहाँ की जो लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली पे विजय हासिल कर ली, तो उस समय मुग़ल कलाकार जो थे वो मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। अब जब वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर आए तो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में चले गए। अब उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर कांगड़ा की जो चित्र शैली थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने विकसित की, यानी उस चित्र शैली का अपना जो इस्तेमाल था वो उन्होंने कांगड़ा में भी इस तरह से किया कि इस कांगड़ा की चित्र शैली को उन्होंने बहुत विकसित किया और उस चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। और इस बार उनका जो प्रेरणा का स्रोत था वो था वहाँ की वैष्णव परंपराएं। और कांगड़ा शैली की खास विशेषता क्या थी कि वो ठंडे नीले रंग को और हरे रंग के साथ साथ कोमल रंगों का भी प्रयोग किया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता था।
अब उस समय की बात है कि वहाँ पर ना सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों में बल्कि जो साधारण स्त्री पुरुष होते थे तो वो भी अपने बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों पर, यहाँ तक कि अपने फर्श पर, घरों में इसी तरह के चित्रों का प्रदर्शन किया करते थे। और आज भी अगर आप जाएं तो कांगड़ा में जो म्यूज़ियम्स हैं, राजाओं के जो महल हैं, किले हैं, वहाँ पर आपको आज भी इन चित्रों का प्रदर्शन इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो ये था हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।